हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ए.के. झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो चैनल जो कॉमर्स कैंप बाय ए.के. झा के नाम से है। आप सबके बीच जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, एक बार फिर से चैप्टर्स के टॉपिक्स का जो सीरीज़ है वो लेकर के फिर से मैं आपके बीच आया हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से पहले बात कर लेते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। रिवैल्यूएशन जो है वो पार्टनरशिप में पूछा जाता है। पार्टनरशिप जो है आपका अकाउंटेंसी का एक मेजर पोर्शन है, खासकर वो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ मार्क्स जो है वो कैरी करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे रिकंस्टिट्यूशन के बारे में और रिकंस्टिट्यूशन के समय रिवैल्यूएशन का क्या मतलब मुद्दा है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम रिकंस्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है ना, इससे पीछे के वीडियोज आपको ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आज कुछ बच्चों का था कि सर एक टॉपिक एक टॉपिक इस तरह का होना चाहिए, खास करके कुछ बच्चों को परेशानियां होती है कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको लेकर के। तो उन मतलब सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को थोड़ा लेट से समझ में आता है। कोशिश करेंगे तो सबको समझ में आएगा। तो हमारा काम है चीज़ों को आसान करना, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस पर आज डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप हम सब लोग पढ़े हैं क्लास 12th। हर बार बच्चे पार्टनरशिप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें इशू आता है। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप का जो बेसिक होता है वो होता है डीड या अग्रीमेंट। वी ऑल नो दैट कि डीड और एग्रीमेंट पे चेंज आता है। डीड और एग्रीमेंट पे पार्टनरशिप बेस्ड होता है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। हम लोग बेसिकली प्रीफर करते हैं कि वो एग्रीमेंट जो है वो रिटन हो ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा या बेसिक्स ऑफ थ्योरी में ये चीज़ें दी जाती हैं कि व्हाई शुड बी द एग्रीमेंट बी रिटन, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो कि पार्टनरशिप का बेसिक होता है, आधार होता है। जब कभी भी रिकंस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होता है जब पार्टनरशिप डीड में बदलाव होता है। पार्टनरशिप डीड जो है उसका एग्जिस्टेंस बदलता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है या पार्टनरशिप फर्म में कोई ना कोई चेंज आता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द those activities या those stages where the firm's deed is being changed and the relationship among the partners is also being changed। या फिर पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो किसी न किसी कारण से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी सर कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन मतलब सिंपल समझिए ना कि कंस्ट्रक्शन और कंस्टिट्यूशन दोनों में अंतर होता है। फिजिकल चेंज को आप कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, और जो थ्योरेटिकल है चेंजेज उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। तो डीड जो है, पुराने डीड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना और नए डीड का एग्जिस्टेंस में आ जाना, ये रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। am I क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर जब डीड में चेंज आता है, डीड जब ओल्ड डीड जो है, ओल्ड डीड रिप्लेस किया जाता है न्यू डीड से। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, डीड क्या होता है। डीड से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आप जाकर के पीछे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। अब देखिए डीड में जैसे मान लीजिए कि पहले पार्टनर है ए और बी, अब नया पार्टनर आ गया सी। तो पहले जो डीड बना हुआ है उसमें तो ए और बी के बारे में ही सारा चीज़ मेंशन किया गया है। सी तो नया आया है, तो सी के आने से क्या पुराना डीड एग्जिस्टेंस में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि सी के आने के बाद नंबर ऑफ पार्टनर में इंक्रीज हुआ है और नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है और पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब सर रिकंस्टिट्यूशन कब होता है? तो अब बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन जो पार्टनरशिप का होता है वो कब होता है। तो इसके लिए जब फर्म के पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा, जब पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन आएगा, तब रिकंस्टिट्यूशन होगा। सर ये तो आप बोल दिए, 2-3 बार आपकी ये बात सुन लिए हम लोग। आप बताइए, पॉइंट बताइए कि कब होता है। तो चलिए पॉइंट बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जब पार्टनरशिप
फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सबसे पहला है ऑन द ओकेजन ऑफ चेंज इन PSR बिटवीन और एमंग द पार्टनर्स। मतलब पहला पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब जब पार्टनरशिप में, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का मतलब जैसे मान लीजिए कि A और B है, तीसरा कोई पार्टनर नहीं है, अभी भी A और B है और पहले भी A और B ही था। तो अब पहले दोनों के बीच में रेशियो था 2:1, अब B कर रहा है कि नहीं हम 1:1 में बांटेंगे, जो होगा बराबर बराबर बटेगा, और A को मानना पड़ा किसी कारणवश। तो ये चेंज इन PSR जो हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR रेफर्स टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया है, इस कारण से पुराना डीड रिप्लेस हो जाएगा, नया डीड आ जाएगा। मतलब पार्टनर के बीच का संबंध भी बदल गया और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। पहला मुद्दा ये है। दूसरा सर कब होगा ये? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी साझेदार के एडमिशन के वक्त भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक नया पार्टनर आता है, मान लीजिए कि A है और B है और C आता है नया पार्टनर। तो इस कंडीशन में जो C आया तो डीड जो पुराना है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, अब नया डीड बनेगा, नया डीड फ्रेम्ड होगा। तो इस तरह से ये जो है ये भी केस कहलाएगा। एडमिशन के वक्त भी कहलाता है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार फिर से उसको पीछे करके बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। तीसरा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, मान लीजिए कि ABC 3 है, अब ये 3 पार्टनर, इसमें से C चाहता है कि हम फर्म से रिटायर हो जाए, मतलब अवकाश ग्रहण करें, हम फर्म से सेपरेट होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। चौथा कंडीशन क्या है सर? एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, वो फर्म में ही हो, वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हो मिल करके, और किसी साझेदार की अचानक से डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में भी चूंकि अब वो पार्टनर हमारे साथ नहीं है, तो फर्म के डीड का, अब पुराने डीड का कोई काम नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म उसके बाद भी वर्क करता है, ऑपरेट करता है, तो उस कंडीशन में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा और सभी साझेदारों के बीच का संबंध बदलेगा और डीड का फिर से रिप्लेसमेंट होगा, एक नया डीड जो है उसके जगह पे आएगा। और सर 4 केसेस तो बता दिए, एक और केस है इसमें सर, 5वां केस क्या है? एट द टाइम ऑफ amalgamation of 2 or more firms। मतलब 2 या 2 से अधिक फर्मों का जो समामेलन होता है, समामेलन, अमलगमेशन क्या होता है पहले ये समझिए। जब 2 समान प्रकार की जो फर्में हैं वो आपस में मिलकर व्यवसाय को करती है तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। ध्यान रहे ये बात, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सभी वर्ड्स में अंतर है। एक बड़ी कंपनी अपने से छोटी कंपनी को ऑक्यूपाई कर लेती है, खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसमें छोटी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और बड़ी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। अमलगमेशन क्या होता है? जब 2 समान प्रकार की कंपनियां जिनका बिजनेस का नेचर भी सेम हो और वो आपस में मिलती हैं तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। उसी तरह से 2 आपस में 2 फर्मों का भी अमलगमेशन हो सकता है। 2 पार्टनरशिप फर्म है, सपोज करते हैं कि A और B एक फर्म में काम करती है जिसका नाम है फर्म 1, ध्यान दीजिएगा, और C और D एक फर्म में काम करते हैं जिस फर्म जो है उसका नाम है फर्म 2। अब ये दोनों जो है ना, ये भी क्लोथिंग में है, कपड़ा बेचते हैं ये लोग भी, और ये भी क्लोथिंग में है।
दोनों क्लोथिंग कंपनी है। अब आपस में क्या दोनों क्लोथिंग फर्म्स है, अब क्या है कि दोनों चाहता है कि आपस में मिल करके अमलगमेट करके एक जगह बिजनेस करें। अमलगमेशन एक अलग ही टॉपिक है, वो बहुत लेंदी टॉपिक होता है, समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो अमलगमेशन बहुत मतलब अलग तरह का उसका अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग उसको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, वो ग्रेजुएशन की चीज़ है या फर्दर स्टडीज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका, ये इसमें क्या है कि ए और बी और सी और डी दोनों अलग अलग फर्में चला रही थी, ए बी एक साथ थी और सी और डी एक साथ थी। अब क्या हुआ कि आपस में कंपटीशन को खत्म करने के लिए, बस इतना समझिए, अमलगमेशन को इससे ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपस के कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए और मार्केट को पकड़ के रखने के लिए इन दोनों फर्म ने आपस में मिलने का सोचा। तो ये फर्म 1 और 2 मिलकर के सीधे हो गया फर्म 1 2। इसमें पार्टनर हो गए ए बी सी डी, 4 पार्टनर। अब बताइए कि जब ये दोनों फर्में आपस में मिलेंगी तो इनके पुराने डीड का नए फर्म में कोई काम है नहीं है। तो ये भी यहाँ पर भी ये कहलाएगा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ है, 2 फर्में आपस में मिल चुकी हैं। तो ये 5 कंडीशंस होते हैं। इन 5 कंडीशंस में आपको फर्म का रिकंस्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि फर्म का पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन मतलब रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि फर्म के जो लॉ एंड ऑर्डर्स है, चीज़ें हैं, जो उसका जो ऑपरेटिंग सर्कल है, साइकिल है, वो सारी चीज़ें बदली हैं और फिर से वो रिन्यू हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सर इसमें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बताऊँ। ये सारे चैप्टर्स आपको क्लास 12th में पढ़ने हैं, एक्सक्लूडिंग अमलगमेशन। अमलगमेशन के अलावा जो बाकी 4 चैप्टर्स है, चेंज इन PSR हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो गया और डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया। ये अलग अलग चैप्टर्स आपको 4 चैप्टर्स हो गए। इससे पहले भी पार्टनरशिप में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है गुडविल। ठीक है, तो 2 चैप्टर इससे पहले भी आपको पढ़ना है। तो 4 इधर चैप्टर्स हो गए और एक चैप्टर आप एक फंडामेंटल हो गया, एक गुडविल हो गया, तो 6 चैप्टर्स हो गए। और एक हो गया डिसोल्यूशन, जो आपको लास्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे ICSE कोई भी बोर्ड हो, डिसोल्यूशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 5 और 2 7 चैप्टर्स आपको टोटल पढ़ने हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ चैप्टर्स। एडमिशन नहीं समझिएगा ठीक से तो रिटायरमेंट समझ में नहीं आएगा, रिटायरमेंट नहीं समझिएगा तो डेथ का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। रिटायरमेंट और डेथ में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। तो अब सर ये रिकंस्टिट्यूशन उस समय से आप बता रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन जो पार्टनरशिप फर्म का होता है तो उसमें इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव बहुत सारा होता है, लेकिन बेसिकली हम कहें तो 2 इसका बेसिक इम्पैक्ट होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, और 2 चीज़ें खास करके की जाती हैं। तो इसमें जो 2 चीज़ें की जाती हैं उसमें सबसे पहला जो काम है, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा फर्म का तो डीड तो बनेगा ही, सब जानते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट्स आपके हैं। पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? पहला होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन होगा। दूसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझिएगा बात को। गुडविल का रिवैल्यूएशन होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए चैप्टर आपको गुडविल पढ़ाया जा चुका है। गुडविल 3 तरीके से वैल्यूड होता है। एक इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल, और इसका वैल्यूएशन होता है, इसमें जो है वो आपको 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड से आप गुडविल को फाइंड आउट करना सीख चुके होंगे। ये जो है आपका नेक्स्ट स्टेप है जब आप रिकंस्टिट्यूशन करते हैं खास करके, तो आपको 2 खास करके काम करना पड़ता है जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट रेफर्स टू दैट अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, जितने भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन और एसेट का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट अगर हुआ है तो उस कंडीशन में एक अकाउंट प्रिपेयर होगा, और ख़ास करके जो उसका पुराना वैल्यू है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो और बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ही होगा। 1-2 क्वेश्चन पे उस पर हम डिस्कस करेंगे, तब जा करके आपको बेसिक समझ में आएगा। इतना समझिए रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। ओवरऑल इस वीडियो का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो ये है
रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किन किन कंडीशंस में एक फर्म को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है और फर्म के रिकन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या स्पेशल कैलकुलेशंस हमें करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे है। हाँ, एक और चीज़, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी वैल्यूएशन का भी कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो etc, ये सब भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको जब जब रिकन्स्टिट्यूशन होगा तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इम्पैक्टफुल आपको होती है और इनका कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी कॉमर्स से रिलेटेड हैं, क्लास 12th में हैं और पार्टनरशिप अकाउंटिंग उनको पढ़नी है, खास करके ये जो टॉपिक है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको अगर देखना है, चूँकि बच्चों का डाउट था तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए ताकि सभी बच्चों का क्लियर हो जाए। और तो उन लोगों तक भी वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दें ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके बीच में मैं और भी अच्छे अच्छे मुद्दे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो आपके बीच लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।